जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आज है एग्जामपुर का जो प्रैक्टिस सेट आया है साथियों, उसका मॉडल पेपर नंबर 5वां। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर आपको करा दिए हैं। लिंक आपको इन चारों मॉडल पेपर की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इन चारों मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि आपको अब आज से डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 तक। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जीके, हिंदी, सभी विषय के प्रश्न होंगे। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे। हम लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलना। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है साथियों। मैंने बोला ना 4 मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं एग्जामपुर वालों के, तो साथियों इसी क्लास के नीचे इन चारों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर लें, लाइक कर दें और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसी से आपको डेली क्लासों का साथियों जो नोटिफिकेशन है उसको मिल जाएगा। आइए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, मिन्स्क। ठीक, कौन सा हो जाएगा, मिन्स्क है। ठीक है, मिन्स्क। आइए बेलारूस की राजधानी साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना, मिन्स्क। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न हिस्ट्री का लाजवाब आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी, तो दोस्तों बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। कौन से बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी, किसकी साथियों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तीसरे प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बाद में जब जीके हो जाए इसके बाद हिंदी हो जाए। जीके में 38 प्रश्न है, बाद में कमेंट बॉक्स में टारगेट जरूर लिखिएगा कितना सही कर पाए आज आप लोग, और हिंदी का भी जरूर लिखिएगा, दोनों में करा रहा हूं जल्दी से। आइए, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे, हमारा राइट आंसर होगा तीसरे का, कौन थे, तो साथियों मोतीलाल नेहरू थे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध के संकलन है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डी सावरकर ने। किसने साथियों, बी डी सावरकर ने। निम्न में से इटली की मुद्रा क्या है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, निम्न में इटली की मुद्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, यूरो है। क्या है भैया, यूरो है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो साथियों ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को। कब साथियों, 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, ठीक है ना, हो गया 7वां प्रश्न, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। आइए देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और सेशन को शेयर जरूर कर दें। भाई बहन रिलेटिव यार जो भी आपके सगे संबंधी हों सब तक यह क्लास भेज दें। जिसने भी यह प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाए हैं या नहीं ले पाए हैं उन सभी तक इस क्लास को पहुंचा दें। ठीक है दोस्त, यह जिम्मेदारी आपकी है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए जल्दी से, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, भारत में पहली इंजन सहित रेलगाड़ी का नाम बताइए। भारत की पहली इंजन सहित रेलगाड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो 10 का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। 10 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए हम लोग रीजनिंग को भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा, कल से एक क्लास में और करवाऊंगा आपकी
रीजनिंग की। ठीक है, सारे टॉपिक हम लोग निचोड़ के जो भी इस बार जैसा पैटर्न पूछा गया था उसी पैटर्न पर हम लेकर आ रहे हैं रीजनिंग की धमाकेदार क्लास। तो सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी से आपको क्लासों का डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना। गलत जोड़ी का चयन करें, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। तो बताइए जल्दी से, सेंट्रल रेलवे मुंबई CST, पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर, उत्तरी रेलवे दिल्ली, या साथियों दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। तो आपको किसका चयन करना है? गलत जोड़ी का चयन करना है। इसमें गलत कौन सी है? तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे गोरखपुर। ठीक है, यह जोड़ा क्या है? गलत है। ठीक है ना। बताइए किस में आता है गोरखपुर? ठीक है, या पूर्वी मध्य रेलवे में कौन सा आता है? ठीक है ना, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणीय उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणीय उत्पादक है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कौन सा है दोस्त? पश्चिम बंगाल। आइए, पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? तो पीली क्रांति किससे है दोस्त? ऑप्शन सी हो जाएगा तिलहन एवं उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, आइए देखिए 14वां प्रश्न कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए लाजवाब प्रश्न है साथियों, किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्लो लकड़ी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? सांस का धमाकेदार प्रश्न है। क्या कह रहा है भैया? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या है साथियों? अमोनिया। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो गया ना 17 का। आइए 18वां प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो 18 का हमारा राइट आंसर होगा किसे साथियों? किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 18 का राइट आंसर। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे जल्दी से। 19वां प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से समझने की कोशिश करिएगा। किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? तो 19 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष की कैद और रुपए जुर्माना। ठीक है, कितना साथियों? 5 लाख जुर्माना। ठीक है, 3 वर्ष की कैद और 5 लाख जुर्माना। ठीक है ना। ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख रुपए का जुर्माना है। ठीक है, आइए 20वां प्रश्न हम लोग देखेंगे जल्दी से। कौन सा प्रश्न था साथियों? 19वां था। 20वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटरेस्ट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 21वां क्या कह रहा है? देखिएगा, बताइए जल्दी से। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, ये रहा 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास नौसेना किन देशों के बीच आयोजित किया गया? इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास नौसेना किन देशों के बीच क्या किया गया दोस्तों? आयोजित किया गया। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा आंसर? साथियों, यह करंट अफेयर्स का लाजवाब प्रश्न है, स्टार लगा के छापिएगा, इस पर 5 स्टार दीजिएगा। और राइट आंसर होगा कि इसका हमारा कौन सा? ऑप्शन बी, भारत एवं रूस के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊन योजना के अंतर्गत ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? ऊन योजना के अंतर्गत ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? तो 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड द्वारा। ठीक है, आइए उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी के तट पर।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का संगठन किया गया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक है, 2008 में मुंबई आतंकी हमला के बाद। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल मेला का आयोजन किया जाता है? बताइए, कंपिल मेला किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है कंपिल मेला? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, फर्रुखाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? बताइए जल्दी से, किसके अधीक्षण में कार्य करती है उत्तर प्रदेश पुलिस? जल्दी से बताइए, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डीजीपी के अधीक्षण में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के इस एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 का। क्या 27 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एडोब के साथ। ठीक है, किसके साथ? एडोब के साथ किया है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा, क्या साथियों, डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र, ठीक है, क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो साथियों एडोब के साथ। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों सी, एनके सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन सी। ठीक है, विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, विनियमन अधिनियम, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट 1773। ठीक है ना? ठीक है, आइए 29वां प्रश्न हो गया ना। 30वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है क्या? तो बताइए 30 का राइट आंसर होगा, लाजवाब प्रश्न है, कनाडा से। ठीक है, हर एक प्रश्न पेपर में छपने लायक है, जल्दी से देखते चलिएगा। क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल से आपको उसी से साथियों अगले प्रैक्टिस सेट की लिंक सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो बताइए 21 क्या कहता है? 21 साथियों क्या कहता है? अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, क्या कहता है दोस्तों? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है ना? आइए, हो गया ना ऑप्शन ए 31 का। 32वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 32 का। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था दोस्तों किसने? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। आइए, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 1856 में। ठीक है दोस्त, 35 हो गया ना। 36वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, बताइए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? 36वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा संसद से। ठीक है, देखिए जो पहला है उसमें राज्य व राज्य का क्षेत्र, ठीक है, संघ दिया गया है। दूसरे में साथियों, दूसरे अध्याय में नागरिकता से प्रावधान किए गए हैं साथियों। तीसरे में क्या किया गया है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? चौथा अध्याय, सॉरी, ये तो भाग है। ठीक है, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में आपका हो गया साथियों क्या? मौलिक अधिकार, चौथे में साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, फिर मूल कर्तव्य चौथा का। ठीक है, तो साथियों भारतीय संविधान का चौथा जो अध्याय है किससे संबंधित है? चौथा अध्याय साथियों पार्लियामेंट से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्त, पार्लियामेंट से कैसे होगा भाई? ये गलत दिया है क्या?
36 का क्या होगा? इसमें देखिएगा होना चाहिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चौथा अध्याय, मतलब चौथा भाग ही कहेंगे ना इसे, तो चौथे भाग में तो भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय, इसमें आंसर लेकिन साथियों दे रहा है संसद। संसद तो फिर बाद में आएगा ना, मूल कर्तव्य के बाद। जैसे पहले में भारत का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरे में साथियों जो है नागरिकता दी गई है, तीसरे में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, चौथे में डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है, तो डी ही होना चाहिए इसका चौथे अध्याय में। आइए देखिएगा अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो हम सब लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 37 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। लॉसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लॉसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो 38 का हमारा राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी सिक्किम में। देख लीजिएगा आप लोग, इसमें साथियों वो दिया है ना, देखिए अब जो है 38 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपके जीके व जीएस के समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में 38 में आप कितना सही कर पाए। अब हम लोग बढ़ेंगे हिंदी की तरफ, लेकिन आज इन्होंने जो है सबसे पहले गद्यांश दे दिया हिंदी में, कोई बात नहीं। आइए 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद 39 से 75 तक आपका हिंदी का सेशन चलने वाला है। जल्दी से लाइक कर दें क्लास को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने गद्यांश दिया है। गद्यांश को अगर आप दोस्त बारीकी से पढ़ते हैं तो 4 से 5 प्रश्न आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, क्योंकि गद्यांश जो है बहुत ही आसान रहता है। हम लोग आराम से गद्यांश से एक भी प्रश्न गलत करने वाले नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी, आप लोग सुनते चलिएगा, बाद में हम और आप मिलकर आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए वर्तमान समय में व्यस्त होना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। अगर आप खाली बैठे हैं तो आप खुद को ही परेशान होंगे कि आप खाली क्यों हैं। खाली दिमाग शैतान का घर एक पुरानी कहावत है, इसलिए व्यस्त रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम व्यस्त नहीं हैं तो लोग हमारा नाजायज फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। जिंदगी में क्या करना है हम सोचें और विचार करते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति ईमानदारी से प्रत्ययन करते हुए आगे बढ़ते रहें। आजकल लोग दूसरों को देखकर कोई काम करते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए उचित नहीं है। अगर हम खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही कर सकते हैं। आजकल का ज्यादा झगड़ालू व्यक्ति होता है, समाज उसको इज्जत के साथ अपने पास नहीं रहने देता। वही जो व्यस्त रहते हैं उनको ना लड़ने का वक्त है ना झगड़ने का, तो लोग ऐसे व्यक्तियों से दूर रहते हैं। अगर लोग हमसे दूर रहते हैं तब हमारे पास मौका होता है अपने आप को इंसान बनाने के साथ महान बनाने का। ठीक है, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं, पढ़ाई मन लगाकर की जा सकती है, चिंतन मनन किया जा सकता है। हम अपने बारे में यह सोचकर कि आप समाज में किस स्तर पर हैं, अपने स्तर को सुधार सकते हैं और सुख सुविधाओं की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं दोस्त। क्योंकि हम खुद में व्यस्त हैं, इसलिए हम खुद का विकास अन्य की अपेक्षा ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। इसलिए इतिहास में महात्मा बुद्ध हो या महावीर स्वामी या फिर स्वामी विवेकानंद, प्रत्येक महान पुरुष शुरू में ध्यान करने का, तपस्या करने आदि में व्यस्त रहा है, तभी उसने इस समाज में इतनी उपलब्धियां महान हासिल की हैं। असल में हम व्यस्त रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए असफलता का नामुमकिन शब्द कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए व्यस्त रहने का प्रयास करना चाहिए और इस पर चिंतन और मनन जरूर करें। आइए अब हम लोग देखते हैं जल्दी से आंसर्स क्या करें। देखिए 39 का राइट आंसर क्या होगा? गद्यांश के हिसाब से आंसर देना है। उपर्युक्त गद्यांश में उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो साथियों केवल एक ही दिख रहा है, वो है साथियों ऑप्शन बी, व्यस्तता जरूरी। पूरे गद्यांश में हमने क्या देखा? शीर्षक क्या है इसका? तो व्यस्तता जरूरी। लक्ष्य की प्राप्ति जरूरी नहीं है, खाली दिमाग पर जोर नहीं दिया गया, दिया तो गया, लेकिन पूरे शीर्षक का महत्व आपसे पूछ रहा है। तो पूरे चित्र में, पूरे गद्यांश में साथियों एक ही बात दी गई है कि केवल व्यस्त रहना ही जरूरी है, व्यस्तता जरूरी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आइए, खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाली बैठे रहने से तरह तरह की खुराफात सूझती है। लोग किस तरह के लोगों से दूर रहते हैं? 41 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, झगड़ालू व्यक्तियों से। गद्यांश के अनुसार व्यस्त व्यक्ति क्या कर सकता है?
गद्यांश के अनुसार व्यस्त व्यक्ति क्या कर सकता है, तो साथियों वो क्या कर सकता है बताइए, ऑप्शन डी, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है, पढ़ाई पर मन लगा सकता है, चिंतन मनन कर सकता है, उपर्युक्त सभी इसका जय माता दी आंसर हो जाएगा। झगड़ालू में प्रत्यय है बताइए, देखिए शब्दांश के पहले उपसर्ग लगते हैं और शब्दांश के बाद प्रत्यय लगते हैं, तो झगड़ालू क्या हो जाएगा इसमें प्रत्यय, जल्दी बताइए। 43 का राइट आंसर होगा हमारा क्या, 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आलू। ठीक है ना, आलू प्रत्यय होगा। आइए, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, ऑप्शन डी, सेना। ठीक है, सेना में बहुत से लोग आते हैं ना, और जहां बहुत से लोग आ रहे हों उसमें समूह रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा भैया, समूह की बात की जाएगी। ठीक है ना दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा सेना में। ठीक है, आइए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 45वां कह रहा है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। देखिए 46वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थित नहीं है, अंतःस्थित नहीं है कौन सा वर्ण, 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, हा, अंतःस्थित के अंतर्गत नहीं आएगा हा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का समूह और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है बताइए जल्दी से, इसका आंसर कहलाता है महाप्राण व्यंजन। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किसके बाद आता है हिंदी शब्दकोश में, इसका जो क्रम है वह किस वर्ण के बाद आता है, तो हम सब लोग जानते हैं किसके बाद आता है। 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, का के बाद। ठीक है, का के बाद ही आएगा ना, 48 का क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगर कुछ गलती हो तो देख के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसमें क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, 48 ए। 49 देखिए, इसमें कुछ आंसर सीट में साथियों मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताइए, 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वह। ठीक है, 49 का ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। ठीक है ना दोस्त, आइए, बालक का बहुवचन बताएं, तो बालक का बालको हो जाएगा, बालक जन तो होगा नहीं, बालके होगा नहीं, बालको ही होगा कि बालक गण होगा। 51 का क्या होगा, 51 का सी हो जाएगा, बालकों। गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है बताइए, गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कौन सा कारक है जल्दी से बताइए, 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, वक्ता का विलोम क्या होगा, वक्ता का विलोम बताइए, मूक। 53 का क्या होगा, मूक मतलब कम बोलने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, हो गया ना 53। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द मोती के पर्याय हैं, मोती के पर्यायवाची बताइए। 54 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन डी, गौहर, मुक्ता और सुक्तज। ठीक है, सुक्तज। आइए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, 55 का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए, क्रोध। निमित्त और नमित, निमित्त और नमित, इसमें बताइए अर्थभेद अलग अलग किस कौन कौन से हैं, निमित्त और नमित। 56 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, निमित्त मतलब हेतु और नमित मतलब झुका हुआ, ऑप्शन बी होगा 56 का। ठीक है, धार्मिक में प्रत्यय है बताइए जल्दी से, प्रत्यय बाद में लगेगा तो एक प्रत्यय होगा इसमें, सॉरी उपसर्ग प्रत्यय, हाँ बी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं लगा है जल्दी से बताइए, तो 58 का राइट आंसर होगा नीरव में। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं,
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सहायक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी को। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, समन्वय। अगला प्रश्न देखिए, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। क्या नाम था? केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो 62 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, विज्ञान गीता था। आइए, बात बोलोगी में रचनाकार कौन है? बात बोलोगी के रचनाकार कौन है? तो 63 का राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कल का अनेकार्थी शब्द का उदाहरण नहीं है। तो 64 का राइट आंसर होगा दुर्भिक्ष। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए जल्दी से, तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? 65 का राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन बी। ठीक है, प्यास। ठीक है, प्यास कैसा है? तद्भव है। बाकी सब पुरातन, पुस्तिका, पौत्र, ये सब किस में आएंगे? प्रत्यय में आएंगे। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर 66 का। 67 देखिएगा, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है? तथा धनैव होगा, तथैव। ठीक है ना, 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से, बहुत आसान प्रश्न है हिंदी के, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, विवाह। छवि, अभिव्यक्ति और पूर्ति, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जो विवाह है, विवाह होता है। ठीक है, इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन अंक का अर्थ नहीं है? अंक का अर्थ जो नहीं होगा, देखिए, चिन्ह तो होगा अंक का, चंद्रमा नहीं होगा, केवल गोद होगा, भाग्य होगा। ठीक है, आइए, आवृत्ति, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक, बताइए आवृत्तिवाचक का उदाहरण कौन सा है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौगुना। ठीक है, आवृत्ति हो रही है ना। देख लो साकेत नारी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अति संयोक्ति। ठीक है, मतलब स्वर्ग से गगन मिलने जा रही है, ये कौन सी बात हुई? मतलब अलंकार ही समझ में ही आ रहा है ना, अति संयोक्ति होगा। निम्नलिखित वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य इसमें से क्या होगा? 72 का ए हो जाएगा, मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं। मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाए हैं, मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है, ये होता तब सही हो जाता। मैं इसका कारण बता सकती हूँ, आप इन्हें परेशान ना करें, मेरे स्टेशन पहुँचते ही गाड़ी चल दी। तीनों सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, आइए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उज्ज्वल कैसे लिखा जाता भैया? उज्ज्वल तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, देखिए, तो किस में दिख रहा है? 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्ज्वल। 74 देखिए, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा है? तो 74 का राइट आंसर होगा संक्रामक। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? 75 का राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ 75 प्रश्न समाप्त हुए। कैसी लगी क्लास जल्दी बताएं। हिंदी में आपका टारगेट कितना रहा? 37 में। 38 में जीके का टारगेट कितना रहा? 37 हिंदी के प्रश्न कराए। 37 में कितना रहा आपका टारगेट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सारी रीजनिंग के प्रश्न बाद में कराए जाएंगे आपको। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलें। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। उसी से कल से आपकी एक रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। ठीक है दोस्त, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा लें। क्लास को शेयर लाइक कर दें और अगर कोई मिस्टेक होती है इसमें तो हम आंसर की से आपको बताते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर मिस्टेक होती है तो क्षमा चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों, जय हिंद।